हाय गाइज, मैं हूँ विनीत कुमार और मैं आपके लिए सुपर टेट की क्लास से लगातार लेकर आ रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पिछली क्लास में आप लोगों ने को पढ़ा दिए थे। वो कौन सा टॉपिक पढ़ा दिए थे आप लोगों को याद है? हंटर कमीशन के बारे में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीति के बारे में। ठीक। हंटर कमीशन कंप्लीट हो गया था, अब हम शुरू करेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ठीक। इसमें पहला आता है शिमला शिक्षा सम्मेलन। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया तथा एक के बाद एक लगभग 150 प्रस्ताव पास कर दिए। क्योंकि किसी भी भारतीय को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था, इसलिए इसे कुछ इतिहासकार गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। आप जानते हैं हंटर के जाने के बाद में अगला जो गवर्नर जनरल बनकर आया था वो था कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? एक शिमला सम्मेलन किया, उसमें उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पास कर दिए और उस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को नहीं बुलाया, इसलिए इस सम्मेलन को क्या कहते थे? गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी कहते थे। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। 1902 में आया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। स्थापना के कारण यानी भारतीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के क्या क्या कारण थे, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्थापना के कारण क्या क्या कारण थे? विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम तथा छात्रों की संख्या अत्यंत अधिक थी। यानी पहले क्या थे? शिक्षक उतने नहीं थे जितने की होनी चाहिए, यानी विश्वविद्यालय भी कम थे और शिक्षक भी कम थे। ठीक, तथा छात्र अधिक थे। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाना कंपलसरी हो गया था। विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं होता था। सीनेट का मुख्य कार्य महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना था। ठीक, यानी क्या था इसमें कि विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाई नहीं होती थी, पहले क्या होती थी? डिग्री दी जाती थी। तुम केवल नाम लिखा लो, उसके बाद में डिग्री तुमको मिल जाएगी, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये वाला सिस्टम था। तो ये बहुत ही बेकार सिस्टम था, क्योंकि सीनेट क्या होते हैं? सीनेट का मुख्य कार्य क्या था? केवल महाविद्यालय को मान्यता देना था, जिससे क्या होगा? भ्रष्टाचार एक व्याप्त हो गया था। सीनेट में पैसे वाले लोगों को इसका सदस्य बनाया जाता था। सीनेट में कौन सदस्य बनते थे? मान ली किसी किसी प्रांत का कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक, तो वो क्या करता था? पैसा दे देता था और सीनेट में जाकर भर्ती हो जाता था। सीनेट में जाकर वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता, फिर वो जिसको चाहे उसको डिग्री दे सकता था। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें शिक्षकों तथा शिष्यों से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व कम था। यानी इसमें शिक्षक का कोई विशेष रोल नहीं था और ना ही शिक्षार्थी का कोई विशेष रोल था। इसमें मेन रोल था किसका? सीनेट का, जो डिग्री देते थे। ठीक, विश्वविद्यालय अपना ज्यादातर समय महाविद्यालय को मान्यता देने तथा परीक्षा आदि की नियमावली बनाने में लगाते थे। यानी क्या करते थे सीनेट में लोग? सीनेट में केवल बस नए नए विश्वविद्यालय अगर बन रहे हैं तो उनको मान्यता दो, उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा लो। ठीक, और एग्ज़ाम करवाना, एग्ज़ाम के लिए भी फीस ली जाती थी। तो यही सब काम सीनेट का था, पढ़ाई नहीं होती थी। ये लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन ने, आपने को पता होगा कि बंगाल का विभाजन किया था। ठीक, तो अलग पॉइंट है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं पर। महाविद्यालयों में योग शिक्षकों का अभाव था। यानी महाविद्यालय में कोई शिक्षक, अच्छे शिक्षक नहीं थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो होती नहीं। जब पढ़ाई नहीं होती थी तो अच्छे शिक्षक कहाँ से आएंगे? ठीक, क्योंकि उनके चयन प्रक्रिया का कोई मानक नहीं था। अब कोई चयन प्रक्रिया का कोई मानक नहीं, तो शिक्षक तो होते थे, लेकिन जिसको कम पैसे में रखा जा सके वो उसी को भर्ती कर ली कि तुमको हम 10,000 के बजाय अगर हम 5,000 देना आसान रहेगा, तो इसलिए 5,000 वाले टीचर ज़्यादा रखे जाते थे इस टाइम में, जैसे आज की बात करें हम। ठीक, तो वही था कि पढ़ाई ना के बराबर होती थी और योग्य शिक्षक की कमी थी, क्योंकि शिक्षक जो चुने जाते थे उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं तय था कि हाँ इतनी योग्यता वाले को ही शिक्षक बनाया जाता था। जैसे आजकल क्या है कि आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पर शैक्षिक योग्यता होता है कि आपने 2 वर्ष का अगर डीएलएड किया, बीटीसी, ठीक, या बीएड,
बीएलएड कुछ भी किया है 2 वर्ष का शैक्षिक डिग्री है आपके पास, तभी आप टीचर बन पाएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इन सभी समस्याओं तथा भारतीय विश्वविद्यालयों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए कर्जन ने सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में एक आयोग का गठन किया, जिसे रैले आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स को लॉर्ड कर्जन ने जब यहाँ पर देखा, इतनी भ्रष्टता देखी शिक्षा व्यवस्था में, तो उन्होंने सर टॉमस रो की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कहा गया। ठीक। अब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में आया, ठीक, इसकी सिफारिशें क्या थी, इसकी सिफारिशें हम पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, विश्वविद्यालय के लिए अलग सिफारिशें थी, महाविद्यालय के लिए अलग सिफारिशें की गई। ठीक। विश्वविद्यालय के लिए क्या, सीनेट के सदस्यों की संख्या घटा दी जाए तथा उनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष कर दिया जाए। यानी सीनेट में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, वो सब क्या, कोई काम उनका नहीं, फिजूल में पैसा ले रहे हैं और सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा किया जाए कि सीनेट में बहुत सारे सदस्य हैं, तो उनकी संख्या को कम कर दिया जाए और उनका कार्यकाल भी कम कर दिया जाए। ये नहीं कि कोई अगर सीनेट में एक बार चला गया तो 10 साल 20 साल तक उसी में भर्ती है, वही मान्यता दे रहा है। ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा ऐंठ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या 5 वर्ष उनका कार्यकाल कर देना चाहिए। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष सीनेट में 20% नए सदस्य चुने जाएं, जिससे शिक्षाविदों, प्राध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का स्थान भी हो। यानी क्या हो, हर साल जैसे कुछ न कुछ शिक्षक निकाले जाएं, ठीक, कुछ न कुछ सदस्य सीनेट के निकाले जाएं, तो उसमें नए शिक्षाविद, नए एजुकेटर भी जुड़े। ठीक, जैसे क्या हो, सीनेट सही से चलती रहे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, विश्वविद्यालय में सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए। कितनी कर दी जाए, 15 कर दी जाए। ठीक, यानी पहले 9 थे तो उनको कितना कर दिया जाए, 15 कर दिया। सिंडिकेट कौन होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि सिंडिकेट क्या होते हैं। सिंडिकेट ये होते हैं कि अब मान लीजिए आपको अपने महाविद्यालय का मान्यता लेना है, महाविद्यालय की मान्यता लेना है, तो क्या करेंगे, जो मेन यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आकर आएंगे आपके यहाँ पर और आपके विद्यालय को देखेंगे। ठीक, वहाँ पर कुर्सी मेज लाइट व्यवस्था, ठीक, और विद्यालय की जो भी चीज़ें विद्यालय में होनी चाहिए वो सारी चीज़ों का पूरी व्याख्या करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद में ले जाकर यूनिवर्सिटी में देंगे। तो जो जांच करने वाले लोग होते थे उन्हीं को सिंडिकेट कहा जाता था। ठीक, तो उनकी संख्या कितनी कर दी जाए, 9 से 15 कर दी जाए। इसका नियंत्रण सीनेट को दे दिया जाए। ठीक, प्रत्येक विश्वविद्यालय की सीमा निश्चित कर दी जाए, प्रत्येक विश्वविद्यालय की सीमा निश्चित कर दी जाए। मान लीजिए एक डिग्री कॉलेज है तो उससे प्राइवेट में 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, ठीक, ये 7 कॉलेज, 8 कॉलेज, कितने विश्वविद्यालय जुड़ने, ये भी निश्चित कर दिया जाए कि एक मान लीजिए आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, तो इससे कितने कॉलेज, 10-20 कॉलेज कितने अटैच हो सकते हैं। ठीक, ये विश्वविद्यालय कितने प्राइवेट को मान्यता दे सकता है, इसको निश्चित कर दिया जाए। ये बताया गया इसमें। विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य तथा शोध कार्य भी शुरू किया जाए। यानी अगर आपका डिग्री कॉलेज चला रहे तो उसमें शिक्षण कार्य, पढ़ाई भी हो, पहले पढ़ाई नहीं होती थी अच्छे से, पढ़ाई ना के बराबर होते, तो शिक्षण कार्य हो तथा शोध कार्य भी हो, यानी रिसर्च वाला काम भी स्टार्ट किया जाए। विश्वविद्यालयों में शिक्षण हेतु उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्त हो। यानी विश्वविद्यालय में अब पढ़ाई होगी तो वहाँ पर अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए, इसकी व्यवस्था की जाए। अब महाविद्यालय के लिए भी कुछ सुझाव है कि जो आप प्राइवेट विद्यालय खोले हैं, ठीक, प्राइवेट विद्यालय खोले हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए कुछ सुझाव दिए गए, वो क्या थे, पढ़ते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रबंधन के लिए एक प्रबंधनकारी समिति गठित हो। यानी अगर आपका स्वयं का डिग्री कॉलेज है तो आप क्या करिए, एक पूरी प्रबंधनकारी समिति गठित करिए। ठीक, महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस सिंडिक के द्वारा निश्चित हो। यानी जांच करता, आपके स्कूल के जो जांच करता है, आपके स्कूल को जांचने वाले लोग, वो आपके स्कूल की फीस निर्धारित करें कि आप इतने फीस से ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर लेते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय में योग्य शिक्षक, भवन, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था होने पर ही
मान्यता दी जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर सिंडिकेट आपके स्कूल में आएंगे, ठीक, तो देखेंगे आपके स्कूल में शिक्षक है कि नहीं है, भवन आप है कि झूठी बता रहे हो कि हमारे यहाँ पर एक कॉलेज खुला हुआ है, ठीक, पुस्तकालय है कि नहीं है, ठीक, कुर्सी मेज है कि नहीं है, ठीक, ये सब चीज़ें देखकर ही विश्वविद्यालय को मान्यता दी जाए। तथा जिन महाविद्यालयों में अनियमितता पाई गई हो उन्हें बंद कर दिया। यानी अगर कोई कॉलेज सही से नहीं चल रहा है, ठीक, वहाँ पर शिक्षक नहीं, वहाँ पर बेंच नहीं बैठने के लिए, ठीक, वहाँ पुस्तकालय नहीं है, तो ऐसे महाविद्यालय को बंद कर दिया जाए, ये बताया गया है। आगे चलते हैं। महाविद्यालयों में सिर्फ स्नातक तक की कक्षाएं हो, यानी महाविद्यालय में कहाँ तक की कक्षा है, केवल स्नातक तक पढ़ाया जाए, यानी बीएससी बीए जिसको कहते हैं आप लोग। अब आगे आता है भारतीय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है। 1902 हो गया, अब 1904 में एक आता है, ठीक। रैले की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग की सिफारिशों को कर्जन ने 1903 में केंद्रीय धारा परिषद के सामने रखा। 21 मार्च 1904 को इन सिफारिशों को से केंद्रीय सभा से मंजूरी मिल गई। केंद्रीय सभा से मंजूरी मिल गई, यानी जो भी सिफारिशें लॉर्ड कर्जन ने रैले के सामने रखी थी उसको कहाँ से मंजूरी मिल गई, केंद्रीय सभा से मंजूरी मिल गई, ठीक। यानी जो भी सिफारिशें की थी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के लिए लॉर्ड कर्जन ने, उन सारी बातों को केंद्रीय सभा ने मान लिया तथा इसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में जाना गया। अब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में क्या प्रावधान किए गए थे वो बताते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में सीनेट में कम से कम 50 तथा अधिक से अधिक 100 सदस्य होंगे। यानी कम से कम सीनेट में कितने सदस्य होंगे जी, 50, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 100। पहले तो ये तो बताया गया था कि सीनेट में, देखो 1902 वाले में बताया गया सीनेट में सदस्यों की संख्या कम कर दी जाए या निश्चित कर दी जाए, लेकिन इसमें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो 1904 है उसमें बताया गया कि सीनेट में सदस्यों की संख्या 50 से कितनी कर दी जाए, कम से कम 50 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो, ठीक, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय की सीनेट में कुछ निर्वाचित सदस्य भी होंगे जिनकी संख्या कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय में कम से कम 20 तथा अन्य विश्वविद्यालयों में कम से कम 25 होंगी। यानी कुछ निर्वाचित सदस्य भी सीनेट में होंगे, ठीक। और बताया गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई, मद्रास, ठीक, जो प्रारंभ के विश्वविद्यालय थे इनमें कम से कम 20 लोग, और ज़्यादा कम से कम 20 तथा अन्य विश्वविद्यालय में कितने होंगे, 15 होने चाहिए, ठीक। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीति आती है, ठीक। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा की नीति क्या थी, अब उसके बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट और रह गए, उनको पढ़ लेते हैं। कर्जन ने 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने कब, 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी, जिसके प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। क्या क्या सुझाव थे देखते हैं थोड़ा और। स्थानीय सरकार अपना कर संग्रह सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करे। यानी जो स्थानीय सरकार है, जैसे यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत हो गई, ठीक, तो वो जो टैक्स वसूलती थी वो कहाँ पर खर्च करे, अपने प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर आसपास के जो विद्यालय हैं, ठीक, वहाँ पर वह सरकार प्राथमिक शिक्षा पर पैसा व्यय करे। तथा प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा के कुल व्यय का आधा वहन करे। जो प्रांत में सरकारें होती थी, जो वे क्या करे, प्राथमिक शिक्षा में का आधा खर्चा वे दे। आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को उच्च स्तर का बनाया जाए। यानी माध्यमिक जो शिक्षा थी, यानी 12th वाली शिक्षा थी, उसको हाई लेवल किया जाए, उसका थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, यही इसमें बताया गया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत जाकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना